मतलब एक भी ऐसा पॉइंट नहीं था कि कुछ छूटा है, एकदम डिटेल में गया है वो सब। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस बार ऑडिटर में ना क्या हुआ है, सी दैट चैप्टर इज रिमूव फ्रॉम योर ऑडिट वाला टॉपिक, ऑडिट सब्जेक्ट, यस। ठीक है। यस। तो वहां से अब इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पर ज्यादा बढ़ गया। द सेकंड मोस्ट हाँ। इंपॉर्टेंट थिंग विथ रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिटर चैप्टर, कॉस्ट ऑडिट के बारे में आज तक कॉर्पोरेट लॉ में बहुत कम लिखा होता था, बट अब हाँ, कॉस्ट ऑडिट के प्रैक्टिकल उन्होंने कॉर्पोरेट लॉ में डाल दिए। समझ में आ रहा वो है? देखा वो सब अपने रिवीजन लेक्चर में सर। जबरदस्त जबरदस्त लेवल पे। सेम वे आई प्रोवाइड यू द लेक्चर ऑफ रिसेंटली रिकॉर्डेड इन द फास्ट ट्रैक क्लासेस, एसपीसी में मैंने पढ़ाया था अभी। ऑलमोस्ट 700 प्लस स्टूडेंट आर देयर, स्टूडेंट वाज देयर। तो और डिपॉजिट भी मैंने पढ़ाया, शेयर कैपिटल भाई साहब, बाल की खाल और खाल की खाल निकाल के पढ़ाया मैंने। तो आई विल बी शेयरिंग दैट रिकॉर्डिंग विथ यू एज वेल, ठीक है। बट एनीवे द टारगेट ऑफ दिस क्लास इज टू कंप्लीट योर चैप्टर कॉल्ड कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट थिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड फॉरेन कंपनी इज ऑल टुगेदर रॉन्ग, इट्स सेल्फ रॉन्ग, ठीक है। क्योंकि चैप्टर का नाम क्या लिखा है गाइस, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। समझ में आ रहा है क्या? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल टेस्ला इज द कंपनी, वेदर इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया गाइस, बताओ। आउटसाइड इंडिया। इट इज, अच्छा, थ्रू आउट द क्लासेस मेरे को ना इंटरेक्शन चाहिए आप लोगों का, ठीक है। इट इज इनकॉर्पोरेट वेयर, आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया। बट माई क्वेश्चन टू यू, इज इट अ फॉरेन कंपनी? इज इट अ फॉरेन कंपनी? एन आंसर इज नो। नो। हम लोग किसी भी कंपनी को फॉरेन कंपनी कब बोलते हैं? व्हेन इट इज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया एंड हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। समझ में आ रहा है क्या? सो मतलब टेस्ला इज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, देयरफॉर टेस्ला इज नॉट अ फॉरेन कंपनी। Whereas, don't you think Amazon? Tell me, Amazon is a foreign company or not? Amazon. It is incorporate outside India. यस। It is having यस। place of business in India. It is इंडिया। यस। foreign company or not? इज फॉरेन कंपनी। Not a foreign company. Why? Because Amazon in India incorporates its company. पहली बात तो Amazon ने अपनी खुद की कंपनी इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट की है। समझ में आ रहा है? And the company which is incorporated in India इस कंपनी एज पर कंपनी एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज 20। तो तीन डेफिनेशन हमको सबसे स्टार्टिंग में समझना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी गाइस, ठीक है। कंपनी का डेफिनेशन कहाँ पे पढ़ा था हम लोगों ने? जल्दी जल्दी बताओ सर। सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर पढ़ा था क्या? यस। सेक्शन 2 क्लॉज 20 क्या बोलता है, बोलो। कंपनी मीन्स कंपनी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड, incorporated under in this act or any इनकॉर्पोरेट other अंडर दिस previous एक्ट companies act. और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। सही बात है। अच्छा मुझे एक Yes. बात बताओ, कैन आई से गूगल इज अ कंपनी, डू यू थिंक? Yes. अच्छा, तो इसका हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट इज ऑल्सो कंपनी? दे आर नॉट कंपनी, व्हाई? बिकॉज दे They आर are नीड not incorporated in India ना, वो under कंपनी एक्ट this act. 2013 में बने हैं, ना ही वो किसी पुराने कंपनी लॉ में बने हैं, तो दे आर नॉट कंपनी। तो सर वो क्या है? वो क्या है? दे आर फॉरेन कंपनी। मतलब कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया बट हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस In इन India. इंडिया, ऐसी कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेन कंपनी बोलते हैं। समझ में आया? अब यहां से मैंने तुम लोगों के लिए एक एग्जांपल लिया था अमेजोन का, ठीक है। सो अमेजोन इज ऑल्सो कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया और उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में था, तो उसको फॉरेन कंपनी बोलते थे। लेकिन अमेजोन ने खुद की एक कंपनी कहाँ पे बना लिया आज के डेट में? इंडिया के अंदर। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर हो चुका है क्या? हाँ। तो वो फॉरेन कंपनी है, वो कंपनी बन गया, कंपनी बन गया। समझ में आ रहा है? अब दूसरा क्वेश्चन आता है टेस्ला। टेस्ला अगर मैं आपको बात करूं तो इन दैट केस कैन आई से इट इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, यस और नो? सो दे आर जस्ट अ बॉडी कॉर्पोरेट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जस्ट अ बॉडी कॉर्पोरेट। दे आर नॉट कंपनी, दे आर नॉट फॉरेन कंपनी। गाइस तीनों का फर्क समझ में आया? लेट मी नो। कंपनी का मतलब क्या है एक साथ में? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। समझ में आया? सेक्शन 2 क्लॉज 20। सेकंड क्या बोला है? कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड, फॉरेन कंपनी किसको बोलेंगे? कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया बट हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अच्छा, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया व्हेन आई एम सेइंग, तो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया कैसे हो सकता है? सो बोलते हैं प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया मे बी इधर इटसेल्फ खुद होके, या मे बी इधर थ्रू एजेंट।
मे बी फिजिकली और मे बी इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। समझ में आ रहा है क्या? इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो 4 तरीके से आपका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे रह सकता है? इंडिया के अंदर रह सकता है। चलो, सो व्हाट इज फॉरेन कंपनी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेक्शन 2 क्लॉज 42 बात करता है किसके बारे में? फॉरेन कंपनी के बारे में। इसने क्या बोला? कंडीशन 1, आपकी कंपनी कहाँ पर इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए? इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। लेकिन आपका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पर है? इंडिया के अंदर है। तीसरा, एंड यू शुड कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। समझ में आ रहा है? अब सर प्लेस ऑफ बिजनेस कैसे हो सकता है? इधर थ्रू एजेंट और थ्रू इटसेल्फ, इधर फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। समझ में आ रहा है क्या? एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अब देर आर फॉरेन एयरलाइन कंपनीज, सो मेनी, लेकिन डोंट यू थिंक इनके ऑपरेटिंग बुकिंग एजेंट जो होते हैं वो इंडिया के अंदर बैठते हैं? यस और नो? यस। तो दे आर कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया बट हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, नॉट बाय इटसेल्फ बट थ्रू एजेंट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? सो ये हो गया तुम्हारी कौन सी कंपनी? फॉरेन कंपनी। इसके अलावा अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक आता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब क्या है? ठीक है, इफ दे वांटेड टू आस्क दे में आस्क। तो यहाँ पे क्या बोला? इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब जरूरी नहीं है इंटरनेट के थ्रू। इलेक्ट्रॉनिक का मोड का मतलब बिल्कुल भी जरूरी नहीं है इंटरनेट के थ्रू। अच्छा, प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड व्हाट? शेयर ट्रांसफर ऑफिस एंड शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस। अच्छा बताओ क्या बोला मैंने? द प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड शेयर ट्रांसफर ऑफिस एंड शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस। इसका लॉजिक समझने की कोशिश करो सबसे पहले। सी, इज अ कंपनी कॉल्ड शाओमी। अच्छा, शाओमी कहाँ पर इनकॉर्पोरेट हुई है? चाइना के अंदर। सर शाओमी मतलब जो रेडमी कंपनी के आप फोन यूज करते हो ना, दैट कंपनी। इट इज इनकॉर्पोरेट वेयर? इट इज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। अब इंडिया के अंदर क्या ये अपने शेयर को इशू कर सकते हैं? बताओ, कैन दे इशू देयर शेयर्स इन इंडिया? डायरेक्टली नॉट। इनिशियली वो इशू करेंगे हमें क्या? इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो उन्होंने हमें इशू की, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं खुद का एग्जांपल लेता हूँ, एसडीबी मुझे इशू किया है। क्या अब ये जो इनिशियली मुझे रिसिप्ट मिली, क्या मैं इसको कन्वर्ट करा सकता हूँ क्या शेयर्स के अंदर? यस, लेटर इट में कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। और जैसे ही ये शेयर्स में कन्वर्ट हो गया, कैन आई से आई एम द होल्डिंग द शेयर्स ऑफ द चाइना शाओमी आल्सो? कैन आई ट्रांसफर माय शेयर टू एनीवन एल्स? बोलो गाइस, कैन आई ट्रांसफर माय शेयर्स टू एनीवन एल्स? यस, ऑफ कोर्स यू मे ट्रांसफर। तो क्वेश्चन ये आता है, अब मेरे को शेयर ट्रांसफर करना है तो क्या मैं फॉरेन में जाएगा या इंडियन रजिस्टर ऑफिस या इंडियन जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा वहां पर इनको बोलेगा कि मेरे शेयर ट्रांसफर करो? ऑफ कोर्स इंडियन ऑफिस में, राइट? तो यहाँ पर मैंने मेरे शेयर ट्रांसफर करना है किसको? टॉम क्रूज को। और मैं ये बात किसको बताऊंगा? इंडियन ऑफिस। तो इंडियन ऑफिस में कौन सा काम हो रहा है? कैन आई से ट्रांसफर ऑफ शेयर और रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स हो रहा है? अरे यस और नो? एंड दिस इज ऑल्सो प्लेस ऑफ बिजनेस। और सर ये लिखा कहाँ पे? सेक्शन नंबर 383। समझ में आ रहा है? सो गाइस एक काम करना, पेन एंड पेपर लेके बैठ जाना, ठीक है? जैसे जैसे जो जो चीजें मैं बताऊंगा वो चीजें आप लोगों को नोट डाउन करना है। सबसे पहले हम लोगों ने नोट डाउन कर दिया क्या? सेक्शन 2 क्लॉज 42 किसके बारे में बात करता है? फॉरेन कंपनी। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा सेक्शन 2 क्लॉज 20 किसके बारे में बात करता है? बोलो। अरे कंपनी के बारे में बात करता है। सॉर्टेड, एकदम आराम से, इजी है। सर इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सेक्शन नंबर 383 के अंदर एक बात लिखा है क्या? तुम्हारा प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर क्या इंक्लूड हो जाता है? इट इंक्लूड शेयर ट्रांसफर ऑफिस एंड शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस। क्या ये वाला बात आपको समझ में आ रहा है? गाइस टेल मी फास्ट। ठीक है, यहाँ तक मैं मानता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसके बाद में इसलिए बोला मैंने, देखो आई विल कनेक्ट इंटायर सेक्शन। जहाँ जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना एक सेक्शन पढ़ाते पढ़ाते मल्टीपल सेक्शन का ज्ञान आ जाएगा, सारे सेक्शन में आपको कनेक्ट करते चल जाऊंगा। अब हमारे सामने आ रहा है कि सर इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब क्या है? बड़ा सिंपल से याद रखो, ठीक है? फर्क नहीं पड़ता है आपका जो सर्वर है, अब इलेक्ट्रॉनिकली आप मैनेज कर रहे हो तो सर्वर होना चाहिए कहीं ना कहीं पे। तो फर्क नहीं पड़ता है जो आपका सर्वर है वो कहाँ पे, जो मेन सर्वर है वो इंडिया के अंदर है या आउटसाइड इंडिया के अंदर है। मार्केट इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में क्या बनकर आ सकती है? आपकी केस स्टडी बनकर आ सकती है, ठीक है? वो आपको बताएंगे कि देयर इज अ कंपनी कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट। अब इसका क्या हुआ है? प्लेस ऑफ जो मेन सर्वर है वो यूएसए में है
और ये इसका क्या बोल सकते हैं, एक फिजिकल ऑफिस कहाँ पर है, या मानो आप एक ऑफिस कहाँ पर है, पुणे के अंदर है, बताओ क्या ये फॉरेन कंपनी बनी? हाँ। मेन सर्वर यस। कहाँ पे है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉनिकली, फिजिकली, एजेंट और इटसेल्फ, आप किसी भी तरीके से कंपनी कहाँ पर रन कर रहे हो, तुम्हारी इंडिया के अंदर रन कर रहे हो, तो आई विल अज्यूम यू हैव प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। आगे क्या बोला है गाइस, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक में क्या आता है? सो कैरिंग आउट इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड एक्टिविटी इन इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड एक्टिविटी इन इंडिया। एग्जाम्पल सर, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर। अगर आप बिजनेस B2B कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, या B2C क्या जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तुम्हारा अलीबाबा एक्सप्रेस हो गया, ये B2C वाले ट्रांजेक्शन, बिजनेस टू कंज्यूमर वाले, ठीक है। इसके अलावा आता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। नाउ क्वेश्चन अराइज, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज गाइस? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज मतलब क्या? डोंट यू थिंक यहाँ पर आप लोगों के वो सारी चीजें आ जाएगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ एप्लीकेशन इंडिया के नहीं, इंडिया के बाहर बने हुए हैं, और जहां से हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को डेटा डिटेल शेयर कर रहे हैं। जीमेल पकड़ लो आप, ठीक है। इसके अलावा आप पकड़ लो सेकंड एग्जांपल किस तरीके से, टिकटॉक, इंडियन तो नहीं था ये ऑफ कोर्स, या फिर ऐसे कोई भी जहां से आप इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्या कर रहे हो, इंटरचेंज कर रहे हो, बने कहीं और हो। कहने से आई अज्यूम दैट यू हैव प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, यस और नो? लेकिन व्हेन आई से इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इट मीन्स फ्रॉम द बोथ साइड, इट मे बी ट्रांसफरेबल। नेक्स्ट आता है अदर डिजिटल सप्लाई ट्रांजेक्शन। व्हाट इज अदर डिजिटल सप्लाई ट्रांजेक्शन गाइस? सी कहने से आज के डेट में नेटफ्लिक्स है, अमेजोन प्राइम है, यहाँ से आप लोग क्या कर रहे हो, आप यहाँ से डिजिटल सप्लाई ट्रांजेक्शन कर रहे हो। समझ में आ रहा है? सो दिस इज ऑल्सो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो कैसा क्या बात बताओ, B2B, B2C, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज एंड डिजिटल सप्लाई। डेटा डिजिटल सप्लाई ट्रांजैक्शन। बहुत बढ़िया, ठीक है। तीसरा क्या बोला है? अब आगे के 2 पॉइंट फाइनेंस से रिलेटेड है। अगर आप अपने कंपनी के क्या कर रहे हो, डिपॉजिट इशू कर रहे हो, या सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी कर रहे हो, अभी हमने एग्जांपल दिखा कि भाई साहब आप डायरेक्टली क्या नहीं दे सकते हो, कम इंडिया में शेयर्स नहीं दे सकते हो, लेकिन आप डिपॉजिटरी रिसिप्ट तो दे ही सकते हो ना। सो सिंपल सी बात है, डिपॉजिट या सिक्योरिटी आप ऑफर कर रहे हो कहाँ पर, इन इंडिया, फ्रॉम, या फिर फ्रॉम सिटीजन ऑफ इंडिया। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग काफी सारे एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं। तो बोलने का मतलब क्या है, अगर आप सिक्योरिटी भी इंडिया में इशू कर रहे हो तो विल अज्यूम यू हैव प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली। तीसरा, फाइनेंशियल सेटलमेंट कर रहे हो आप इंडिया के अंदर। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल सेटलमेंट? तो इलॉन मस्क का एक कंपनी है बहुत पुराना, सबसे पहले जिस उसने सेल किया था, सो पेपल नाम का कंपनी था, इफ यू रिमेंबर। तो पेपल से उसको टोटल प्रोसीडिंग कितना रिसीव हुआ था गाइस? 180, हाँ यस, 180 मिलियंस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये है इलॉन मस्क। अब इलॉन मस्क ने जो दिमाग लगाया था ना उस समय में, बाद में पेटीएम ने ये दिमाग लगाया कब पता है? 2015 के अंदर। और उसके बाद में अनअकैडमी ने ये दिमाग लगाया कब पता है क्या? 2020 के अंदर। सेम फुटिंग को सब लोग फॉलो कर रहे हैं, लॉजिकली समझना। इलॉन मस्क ने एक कंपनी खोला था विद द नेम कॉल्ड पेपल। अब इसको पेपल के लिए लोग चाहिए अपने एप्लीकेशन के ऊपर। व्हाट ही डिड, इन्होंने बोला आप मेरी एप्लीकेशन को ज्वाइन करो एंड आई विल गिव यू $1। कहने से $1 इज नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कस्टमर। अरे सुन नो। सो 2015 के अंदर पेटीएम आया टॉप में, और जैसे ही पेटीएम आया, पेटीएम ने बोल दिया कि आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, लॉग इन करो, आपका जो पहला रिचार्ज होगा अप टू 50 रुपीज़ का, आपको अलग से नहीं करके देना है, हम लोग आपको फ्री में करके देंगे। समझ में आ रहा है? फिर अन अकेडमी आया गाइस 2020 के अंदर, कोविड के अंदर, और अन अकेडमी ने भी क्या ऑफर कर दिया टीचर लोगों को, आई एम नॉट सेइंग स्टूडेंट्स को, कि जितना भी बच्चा इनरोल कर रहा है आपका लॉगिन आईडी डालकर, मतलब मेरा उस दिन समय में कोड क्या था, SDB10 था ना, तो इनिशियल फेज में नहीं, लेटर ऑन उन्होंने स्कीम लाया था, जितना भी बच्चा SDB10 डाल के इनरोल करेगा और आपकी क्लास में 15 मिनट के लिए बैठेगा, पर बच्चा आपको कितना रुपए मिलेगा पता है क्या? तो उन्होंने ऑफर किया था 300, एंड देर आर द एजुकेटर्स जिन लोगों ने 60 लाख रुपीज का इंसेंटिव उठाया इन द स्पैन ऑफ 3 मंथ। समझ में आ रहा है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, सो डोंट यू थिंक गाइस, डोंट यू थिंक, अब पेपल को इसने सेल कर दिया इलॉन मस्क ने कितने रुपए में? 180 मिलियन डॉलर, डॉलर नॉट अ रुपी। समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन ये आता है, आइडियली अपने पास इतना पैसा है तो अपन लोग क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं। व्हाट ही डिड, इसमें से इसने 100 मिलियन डाल दिया किसके अंदर? स्पेसएक्स के अंदर। अच्छा इसमें से 70 मिलियन काय के अंदर डाल दिया इसने? आपके
टेस्ला के अंदर, और इसमें से भी इसने 10 मिलियन काय में डाल दिया, 10 मिलियन इसने डाल दिया किसके अंदर, सोलर सिटी, मतलब सोलर प्रोजेक्ट के अंदर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जितना पैसा है पूरा उड़ा दिया क्या? यस, एंड ही इट वाज हिज स्टेटमेंट दैट आई नीड टू बोरो मनी। इसके बाद में मुझे पैसा बोरो करना पड़ा, काय के लिए? फॉर रेंट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, इतना पैसा अगर हमें मिल गया रहता, अपन बोल रहे थे इस जीवन का कार्य सफल हो गया, समझ में आ रहा है, इससे ज्यादा जिंदगी में Yes. कुछ होना ही नहीं है। बट वॉट ही डिड सो एम्बिशियस कि इसने अपना पूरा पैसा लगा दिया खुद के पास बिना रखे, एंड दैट मैन मेड द हिस्ट्री। समझ में आ रहा है? सो व्हाट आई मीन टू से, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुमको बताने का था फाइनेंशियल सेटलमेंट, लेजर पे वगैरह जो अकाउंट होते हैं, वैसे ही पेपल, कि आज किसी ने मेरा कोर्स ऑनलाइन परचेस किया तो मेरा पैसा सीधा मेरे बैंक अकाउंट में आएगा, तो इसलिए पेमेंट गेटवे होता है, दैट पेमेंट गेटवे ऑफर बाय पेपल, रेजर पे, सो मेनी अदर, पेटीएम वगैरह, वह सब लोग हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हैविंग फाइनेंशियल सेटलमेंट गेटवे इन इंडिया ऑल्सो कंसिडर एज प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है गाइस, वेब बेस्ड मार्केटिंग, मतलब आज के डेट में डोंट यू थिंक कितने सारे फॉरेन वाले, तुम देर आर सो मेनी वेबसाइट्स, आप उनको बोलो मेरा डिजिटल मार्केटिंग करने का है, ठीक है, तो वो लोग बोलते हैं हम आपको ऑफर करेंगे। अच्छा वो इंडिया के बाहर के, इंडिया के बाहर के, इवन तक इंडिया के लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं फॉरेनर्स के लिए। देर इज अ यूट्यूब चैनल स्किल नेशन एंड ऑल, तो आप उधर जाके देखो तो आपको पता चलेगा, वो बोल रहे हैं आप क्या कर रहे हो, इंडिया के बाहर वाले लोगों को आपकी जरूरत है, दे आर रेडी टू पे हाई मनी, और तुम इधर क्या कर रहे हो, बोले, है ना। तो बोलने का मतलब क्या है, वेब बेस्ड एक्टिविटी भी अगर आप इंडिया में दे रहे होगे, स्टिल इट इज कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। सी मैं तुमको बताता हूँ तकलीफ क्या होता है, क्योंकि मेरा अभी तक लेक्चर आया नहीं था फॉरेन कंपनी के ऊपर, तो इन बिटवीन तुमने इधर उधर देखना शुरू कर दिया, एंड द प्रॉब्लम वो इन चीजों को लटा रहे थे बिना इसको बताए हुए कि इसके लॉजिक्स क्या है। आर वी अंडरस्टैंडिंग? अगर आपको एक बार लॉजिक समझ में आ गए फिर तुमको इसको रटने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है? तो आप लोगों के सामने तो केस स्टडी आने वाला है, केस स्टडी को आपको आंसर देना है, दैट्स इट, कम और। एंड एनी अदर एडवाइजरी सर्विसेज, सर व्हाट काइंड ऑफ एडवाइजरी सर्विसेज? आज की डेट में तुम देखो क्या ना, से डॉक्टर जो फॉरेनर के हैं, फॉरेन के डॉक्टर रेड्डी बोलो ये वगैरह, ये भी इंडिया के अंदर सिर्फ कुछ नहीं करना है तुम लोगों को, अपने को बताना है क्या क्या सिम्टम्स हो रहा है, तुमको कैसा फील हो रहा है, उसके बाद में कंप्यूटराइज वो आपको एडवाइस दे देंगे। एस्ट्रोलॉजी आज ऑनलाइन हो रही है। अच्छा इंडिया को छोड़े इंडिया के बाहर ज्यादा एस्ट्रोलॉजर बैठे वाले बाबा बन के, समझ में आ रहा है? तो बोलने का मतलब बड़ा सिंपल है, तुम किसी भी तरीके से इंडिया के अंदर प्लेस ऑफ बिजनेस क्रिएट कर रहे हो ना, यू आर गोइंग टू बी कंसिडर एज अ फॉरेन कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट, डेटाबेस मैनेजमेंट। अच्छा तुम लोग है ना, डेटा मैनेजमेंट आज के डेट में सबसे ज्यादा बड़ा रिक्वायर स्किल है ना, क्या? डेटा मैनेजमेंट। आई एम टीचिंग सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट आल्सो, देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड डेटा गवर्नेंस, ऑलमोस्ट फॉर 50 पेजेस, हाउ टू प्रोटेक्ट योर डेटा। सो आप लोगों को भी पुराने सब्जेक्ट में एक टॉपिक था ई आई एस के अंदर भी क्या था, डीबीएमएस, डीबी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोल के, ठीक है। तो अगर डेटा बेस सर्विस भी आप इंडिया के अंदर दे रहे होगे, तो इन दैट केस भी आप क्या कर रहे हो, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में माना जाएगा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। सर इसके अलावा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अच्छा सुनना, हो व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट? आपका रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट तक जाने तक का सर्विस, क्या ना है। इसके अलावा देर आर सो मेनी कुरियर एजेंसी एंड ऑल, यस और नो? अलीबाबा एक्सप्रेस ना प्लेस ऑफ Yes. बिजनेस इंडिया में ना कुछ है, लेकिन बीच में सप्लाई चेन मैनेजमेंट करने वाली कोई कंपनी है ना, यू आर फॉरेन कंपनी, समझ में आ रहा है? अब एंड लास्ट में ऑनलाइन सर्विसेज। सर ऑनलाइन सर्विसेज मतलब यूडमी एकेडमी है कि नहीं है? सो इट्स ऑनलाइन, जैसे अनअकैडमी है, ये कंसेप्ट सबसे पहले शुरू हुआ आता है यूडमी से, क्योंकि अनअकैडमी में पहले रिकॉर्डेड लेक्चर होते थे, यूडमी पे भी आज भी रिकॉर्डेड लेक्चर है, अनअकैडमी अब लाइव प्लेटफॉर्म पे आ गया, ठीक है। सो अगर आप ऑनलाइन सर्विसेज भी दे रहे होगे, फिर वो किसी भी तरीके से हो, ठीक है, जरूरी नहीं है वो लाइव होनी चाहिए। टेली मार्केटिंग, टेलीफोन पे मार्केटिंग कर रहे हो, टेली कम्युनिकेशन, टेली मीडिया, जो एडवर्ट तुम देखे होगे कभी मूवी के मतलब रात के समय में 12 1 2 बजे है मूवी, तुम्हारा चैनल ऑन करना तो वहां पे दिखेंगे कुछ फॉरेन लोग तुमको है ना अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, ये प्रोडक्ट यूज करोगे तो आप दुबले पतले हो जाओगे, ऐसे बोलते हैं वो लोग, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या, वो टेली मीडिया है। या फिर एजुकेशन रिसर्च, ये कुछ भी तुम कर रहे हो, एजुकेशन का एग्जांपल यूडमी का मैंने दिया है, तो ये सारी चीजें क्या माना जाएगा, यू हैव प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। चलो वन मोर टाइम मेरे साथ में कंप्लीट करो फटाफट। प्लेस ऑफ बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इंडिया में कब माना जाएगा? नंबर 1 B2B, नंबर 2 B2C, EDI, डिजिटल सप्लाई ट्रांजेक्शन, गुड टू गो। आगे क्या बोला है? 2 बातें, डिपॉजिट या सिक्योरिटी को इंडिया में इशू करना, दैट्स इट। तीसरा बात फाइनेंशियल सेटलमेंट ट्रांजेक्शन, वेब बेस्ड मार्केटिंग,
या फिर तुम लोग क्या कर रहे हो, डेटा मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑनलाइन एडवाइजरी दे रहे हो, माना जाएगा प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे आपका, इंडिया के अंदर। इंडिया। और लास्ट वाला क्या बोला है तुम्हारा, ऑनलाइन सर्विस दे रहे हो किसी भी माध्यम से, टेली मार्केटिंग, टेली कम्युनिकेशन, टेली मीडिया, या फिर मतलब टेली का मतलब क्या होता है, टीवी के ऊपर, ठीक है, या फिर एजुकेशन रिसर्च डेवलपमेंट, हम आपको मानेंगे यू हैव प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। इंडिया। यस और नो? सो यस। वेदर कंडक्टेड, फर्क नहीं पड़ता है वो ईमेल से कंडक्ट हो रहा है, मोबाइल डिवाइस से हो रहा है, सोशल मीडिया से हो रहा है, या क्लाउड कंप्यूटिंग वेस्ट बेस्ड मार्केट मतलब क्लाउड सर्वर से हो रहा है, या एनी लाइक नेचर। समझ में आ रहा है क्या? सो इफ यू सी, यहाँ पे वर्ड लिखा है कि, अरे यार, हाँ यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, थोड़ा फोकस करना, इंक्लूड्स। गाइस इंक्लूड्स का मतलब क्या होता है, दिस इज जस्ट अ इलिस्ट्रेटिव लिस्ट। हम लोग बोलते हैं इसको याद, अरे इसको नहीं, इसके भी बहुत ज्यादा चीजें। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है, अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया में है और वो अपना प्लेस ऑफ बिजनेस इन सारी माध्यम से, अब मुझे एक बात बताओ, आईएफएससी कंपनी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, आईएफएससी कंपनी गुजरात में गिफ्ट सिटी के अंदर है, तो वहां पर हम लोग सर्विस यही देते हैं, सिक्योरिटी ऑफर और परचेस के। तो वही बोला है, अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट है कहाँ पर, आउटसाइड इंडिया, वो ऑफर कर रही है सिक्योरिटी इन आईएफएससी, तो ऐसे केस में उसको क्या नहीं मानेंगे, नॉट कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। मार्केट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपको, ठीक है। सो कोई भी फॉरेन कंपनी, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब अगर वो सिक्योरिटी ऑफर कर रही है इंडिया के अंदर, तो हम मानेंगे उसका वो फॉरेन कंपनी है, कंपनी इनकॉर्पोरेट ऑफ साउथ इंडिया। एक मिनट, हाँ जस्ट होल्ड ऑन। चलो मेरे घर वालों को ना क्या हो गया, आजकल आदत ही नहीं रहा, मैं घर से क्लास लेता ही नहीं जल्दी, तो उनको लगा चलते रहता है इसका टाइम पास, ठीक है। एनीवे कम टू द पॉइंट। सो अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, वो इंडिया के अंदर कोई सिक्योरिटी को भी सेल परचेज कर रही होगी, तो क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, इट इज अ फॉरेन कंपनी। बट आईएफएससी के अंदर वो है, तो फिर उसको प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया नहीं माना जाएगा, इट इज जस्ट अ कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, सो इन दैट केस इट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी। गाइस कैन वी से वी आर डन विद दिस, यस और नो? एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट ऑफ दिस डेफिनेशन, जल्दी बताओ, नो? चलो एक काम करो, जस्ट कम टू योर मॉड्यूल्स। स्टडी मटेरियल के अंदर आप देखो तो क्या लिखा हुआ है, सर फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया either by itself or through agent, either physically or through electronic medium, and conduct any other business activity in इंडिया। समझ में आ रहा है? यहाँ पे इन लोगों ने एग्जाम्पल देके रखे, मैं कवर नहीं कर रहा हूँ सर। फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड को इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, सी बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, डेटा इंटरचेंज और डिजिटल सप्लाई ट्रांजेक्शन, ऑफर डिपॉजिट इनवाइट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सब्सक्रिप्शन ऑफ द सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेब बेस्ड मार्केटिंग, एडवाइजरी, ट्रांजेक्शनल सर्विसेज, डेटाबेस, ये सब हो गया। ऑनलाइन सर्विसेज, टेलीमार्केटिंग, टेलीकम्युनिकेशन और ऑल डेटा रिलेटेड कम्युनिकेशन, मैंने जो बताया था आप लोगों को। सो यहाँ पर आपका सारा क्वेश्चन कवर हो गया। कैन आई से गाइस वी आर डन विद द डेफिनेशन, यस और नो? यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल देके रखा हुआ है, जपाक लिमिटेड इज शिपिंग कंपनी इनकॉर्पोरेट इन द जापान एंड द कंपनी हैज सेट अप द ब्रांच ऑफिस इन इंडिया after obtaining the necessary approval from the RBI. The branch office is generally considered as a reflection of the parent's company office. Thus, the branch office of the company incorporated outside India are considered to be place of business in India. Why? Because see, अभी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मोड, बट हमने क्या बोला था, चाहे आपका फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस हो, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक प्लेस ऑफ बिजनेस हो, चाहे आप इटसेल्फ काम कर रहे हो, चाहे आप एजेंट के थ्रू काम कर रहे हो, तो आप यहाँ पे देखो, क्या ना सिर्फ फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस है आपका ब्रांच ऑफिस होना मतलब, एंड दैट इज एज गुड एज यू आर व्हाट, यू आर अ फॉरेन कंपनी एज पर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 42। समझ में आया? जल्दी बताओ, यस और नो गाइस? यस सर, चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में आ रहा है एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन नंबर 379। अच्छा कितने सेक्शन है यहाँ पे टोटल, सेक्शन कितने गाइस? 379 से, इफ यू सी यहाँ से समझ में आ जाएगा, सेक्शन 379 से सेक्शन नंबर 393 ए, ठीक है। अब 100% फोकस दो, अब हम लोग एक्चुअली चैप्टर के अंदर उतरे हुए हैं। अभी तक अपन लोग क्या कर रहे थे, ओवरव्यू देखा अपन ने चैप्टर का, अब यहाँ से चैप्टर फटाफट फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 1 गाइस, इंडियन कंपनी मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 20, समझ में आ रहा है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या इंडियन कंपनी के पूरा का पूरा कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है? क्या इंडियन कंपनी के ऊपर कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है? ऑफ कोर्स होता है। यस। हमारा हमारी कंपनी हमारा लॉ, समझ में आ रहा है? सेकंड चीज क्या बोला है,
कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, क्या बोला है, कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, लेकिन ये क्या नहीं है, इट इज नॉट अ प्लेस ऑफ बिजनेस, इंडिया में नहीं है, मतलब इट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी। एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने कवर किया टेस्ला का, टेस्ला इज जस्ट अ कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, इट डज नॉट हैव प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। क्या ये फॉरेन कंपनी है, क्या ये फॉरेन कंपनी है गाइज, आंसर इज नो, दिस इज नॉट अ फॉरेन कंपनी। तो इस सेक्शन के अंदर सिर्फ इसको कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा पता है, 387 से लेके 391, 387 से लेके 391। अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो भाई साहब ये चैप्टर बना ही फॉरेन कंपनी के लिए, ठीक है, तो कहने से इनको सारे के सारे सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएंगे, 379 से लेके 393 है। तो देखो अब इफ यू आर जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ यू आर जस्ट कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया बट यू डू नॉट हैव प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, आपको कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है, 387, बोलो 387 से 391, राइट। अब यहाँ पे क्या बोला है, यू आर कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया एज वेल एज यू ऑल्सो हैव प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। एग्जाम्पल नोकिया हो गया, Xiaomi हो गया, समझ में आ रहा है। तो ऐसे केस में कहने से आपको सारे सेक्शन एप्लीकेबल है, मतलब 380 से लेके 386 भी एप्लीकेबल है। अच्छा जो कंपनी सिर्फ इंडिया के बाहर बनी है उनको जो एप्लीकेबल वो तुम्हारे ऊपर भी एप्लीकेबल है, समझ में आ रहा है। और साथ ही साथ में जो रिमेनिंग सेक्शन है वो भी एप्लीकेबल, मतलब पूरा चैप्टर एप्लीकेबल है, समझ में आया। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, क्या, अगर आप कोई फॉरेन कंपनी हो, अच्छा फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन याद है तुम लोगों को, फॉरेन कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया ईदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एजेंट, थ्रू फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड और कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, समझ में आ रहा है। सो आपको क्या बोलेंगे, फॉरेन कंपनी। तो बोले अगर आप फॉरेन कंपनी हो और आपके नॉट लेस देन 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, सर पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, इट मे बी योर प्रेफरेंस शेयर्स, इट मे बी योर इक्विटी शेयर्स और इट मे बी योर बोथ, समझ में आ रहा है। तो अगर तुम्हारे कंपनी के टोटल कैपिटल का 50% कैपिटल किसके पास है, एक या एक से ज्यादा इंडियन सिटीजन के पास, या एक से ज्यादा कोई कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो कहाँ पे बनी हुई है, इंडिया के अंदर, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, तो आपकी कंपनी को हम लोग क्या बोलेंगे पता है, डीम इंडियन कंपनी, क्या बोलेंगे, डीम इंडियन कंपनी। और ये डीम इंडियन कंपनी को सुनना, आपको प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर तो कंप्लाई करनी ही है, इसके अलावा सच अदर प्रोविजन जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा ना, मतलब एज गुड एज यू आर इंडियन कंपनी बोलकर आपको दूसरे सेक्शन भी फॉलो करने हैं। क्या बोलना है इस सेक्शन का, सुनो एकदम आराम से, सेक्शन बड़ा सिंपल है। ये बोलता है कि अगर तेरी कंपनी कौन सी है, तेरी कंपनी कौन सी है, तेरे फॉरेन कंपनी के अंदर तेरा प्रेफरेंस शेयर्स या तेरा इक्विटी शेयर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रेफरेंस एंड इक्विटी किसने होल्ड किया वाला है, किसने होल्ड किया है, एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर ऐसी कंपनी या फिर ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो कहां पर बनी है, जो इनकॉर्पोरेट है इंडिया के अंदर, या फिर बोथ, समझ में आ रहा है। कितना परसेंट होल्ड कर रहे हैं, कितना परसेंट होल्ड कर रहे हैं, 50%। नहीं गलत, 50% और मोर, क्योंकि नॉट लेस देन 50% बोला है ना, इवन दे आर होल्डिंग 50% शेयर्स, नॉट ग्रेटर देन 50%, समझ में आ रहा है। तो आपकी कंपनी को क्या बोलेंगे, डीम इंडियन कंपनी। एंड इफ यू आर डीम इंडियन कंपनी यू नीड टू फॉलो व्हाट, यू नीड टू फॉलो दिस चैप्टर, ये चैप्टर के सारे सेक्शन फॉलो करने हैं। और साथ ही साथ क्या ना इसे आपको अदर प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब होता है गाइस सेक्शन, आपको अदर प्रोविजन सेक्शन भी फॉलो करने पड़ेंगे, जो कौन प्रिस्क्राइब करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, समझ में आया गाइस। पढ़ो, फॉरेन कंपनी मतलब इफ नॉट लेस देन 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और इक्विटी और बोथ इज होल्ड बाय इंडियन वन एंड मोर इंडियन सिटीजन और अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट इन इंडिया और बोथ, मतलब वन एंड मोर इंडियन सिटीजन और वन एंड मोर कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट इंडिया singly or jointly, then your company need to comply with the provision of this chapter and any other provision as may be prescribed by the central government, समझ में आया। सो एक्चुअली ये सेक्शन बोलता है ना लास्ट वाले की चीजों के बारे में, बट साइमल्टेनियसली इफ यू सी मैंने आपको बाकी सेक्शन भी कवर करा दिए। मैंने क्या बोला, इंडियन कंपनी यू नीड टू कंप्लाई विद द ऑल प्रोविजन ऑफ लॉ। सर कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, देन यू आर नॉट हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस, 387 से लेके 391,
मोर स्पेसिफिकली इज टॉक अबाउट प्रोस्पेक्टस। किसके बारे में बात करता है? प्रोस्पेक्टस, ठीक है। इसके अलावा इफ यू आर फॉरेन कंपनी यू नीड टू कंप्लाई विद दिस चैप्टर। और आगे क्या बोला है? इफ यू आर फॉरेन कंपनी नॉट लेस देन 50% ऑफ योर पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब प्रेफरेंस इक्विटी और बोथ इज हेल्ड बाय वन एंड मोर इंडियन सिटीजन और वन एंड मोर कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट इन इंडिया, और one and more Indian citizen and one and more company or body corporate incorporate where in India, either singly or in aggregate, then you need to comply with the provision of this act or any other provision, बराबर, as CG में भी प्रिस्क्राइब। समझ में आ रहा है क्या? आपकी कंपनी को क्या बोलेंगे? डीम इंडियन कंपनी बोलेंगे। अच्छा, पूरी कंपनी को डीम इंडियन कंपनी बोलेंगे या जो बिजनेस इंडिया में हो रहा है उसको डीम इंडियन कंपनी बोलेंगे? सो द बिजनेस इन इंडिया, सो इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन बिजनेस, समझ में आया? In respect of Indian business as if we are incorporated in India. समझ में आया गाइस? If you wanted to read now, just come to the point. आपके सामने मैं बेयर एक्ट ओपन कर रहा हूँ, एक बार बेयर एक्ट को पढ़ो। सेक्शन हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे? 380 379 ना? पढ़ो। पहला, एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? नीचे पढ़ो क्या लिखा है? where not less than the 50% of the paid up share capital, whether whether equity or preference or partly equity and partly preference of what foreign company is held by whom? One and more citizen of India or one and more company or body corporate incorporate in India or one and more citizen of India and one and more company or body corporate in India, whether singly or in aggregate, such a company shall comply with the provision of this chapter and such other provision of this act as may be prescribed with regard to the business carried by on it in India. समझ में आ रहा है? As it were the company incorporated in India. Are we understanding guys? Yes or no? Now if you just come to your module, यू विल सी यहाँ पर जितना बैरक में लिखा रहेगा उसके अलावा इसके पास सामने कुछ बोलने का इनका अधिकार है क्या? कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इन्होंने बोला सेक्शन 380 से लेके 386। अच्छा सुनना, जो फॉरेन कंपनी है आपको तो सब कुछ एप्लीकेबल है फॉरेन कंपनी को। सेक्शन 380 से लेके 386 प्लस 392 से लेके 393। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसे यहाँ पे इन लोगों को ये भी लिखना चाहिए 3 जो कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया उसको कौन से सेक्शन एप्लीकेबल है? उसको 387 से लेके 391 वो भी इसको एप्लीकेबल हो कि नहीं? इट इम्प्लाइज दैट ऑल द कंपनी विच फॉल अंडर विद इन द डेफिनेशन ऑफ द फॉरेन कंपनी एज पर सेक्शन 2+4 शैल कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर मतलब सारे सेक्शन कवर आ गए। अब रिक्वायरमेंट ऑफ होल्डिंग शेयर कैपिटल वेयर नॉट लेस देन द 50% ऑफ द पेड शेयर कैपिटल वेदर इक्विटी और प्रेफरेंस और पार्टली इक्विटी और पार्टली प्रेफरेंस of a foreign company incorporate outside India held by one and more citizen of India, one and more company or the body corporate incorporate in India, and one and more citizen of India and one and more company or body corporate incorporate in India, whether singly or in aggregate, the foreign company shall comply with the provision of this chapter, ये वाला, and such other provision of this act as may be prescribed। बराबर, जैसे क्या तू कौन सी कंपनी है? इनकॉर्पोरेट इन इंडिया है। समझ में आया? एग्जाम्पल देखो। सो अ शेयर होल्डिंग ऑफ MR अ कंपनी LLC मतलब फॉरेन में बनी है, इनकॉर्पोरेट इन दुबई। जनरली LLC इज अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कंसेप्ट, जैसे हम पब्लिक प्राइवेट बोलते हैं ना। इन फॉरेन देयर इज नो कंसेप्ट कॉल्ड पब्लिक कंपनी एंड द फॉरेन कंपनी। इन यूएसए जनरली दे यूज वर्ड INC मतलब इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ड दे यूज द वर्ड LLC। ठीक है। सो दुबई हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अब इसका हिंदुजा कंपनी लिमिटेड इंडियन कंपनी ने कितना शेयर होल्ड किया है? 26। वैशाली, अच्छा मुझे ना अगर इफ आई गॉट अ चांस टू मेक अ क्वेश्चन पेपर, हाउ आई विल प्रेजेंट दिस, यू नो, आई विल नॉट राइट 26%, आई विल राइट जस्ट 25% एंड 25%। ठीक है। नाउ क्वेश्चन अराइज, क्या इंडिया के बिजनेस को डीम इंडियन कंपनी बोलेंगे? क्या इंडिया के बिजनेस को डीम इंडियन कंपनी बोलेंगे? एंड आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे 50% से ज्यादा नहीं देखना है, वो सब्सिडी कंपनी का क्राइटेरिया है। समझ में आ रहा है? सो सिटीजन ऑफ डिवाइस रिमेनिंग होल्डिंग होल्ड कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता है। यू आर स्टिल यू हैव टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द क्या बोल सकते हैं, दिस चैप्टर और एनी अदर प्रोविजन एज मे बी प्रिस्क्राइब। गाइस टेल मी फास्ट, आर वी डन विद दिस? अब यहाँ से इफ यू दे
सी सेक्शन नंबर 391 क्या था तुम्हारा, सेक्शन नंबर 379 क्या था, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट, कौन से सेक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल है, समझ में आया। नाउ आई विल बी कवरिंग few sections simultaneously. Section number 380. When I will covering section number 380, simultaneously we are covering section number 383. ठीक है, then we are covering section number again 386. समझ में आ रहा है क्या। एक ही सेक्शन के साथ में मैं तुम्हारे 3 सेक्शन खत्म करने वाला हूँ और लॉजिकली। ठीक है, अभी एक काम करो, आप लोगों के पास बुक है ना, मैंने तुमको बोला था जो जो आप लोग कर रहे हो उसको नोट डाउन करना शुरू कर दो। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़े, सेक्शन नंबर 379 और सेक्शन नंबर 379 क्या बोलता है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर ऑन फॉरेन कंपनी। समझ में आया, यस और नो गाइस। अब आ जाओ, अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ये प्रोविजन क्या होता है, डॉक्यूमेंट टू बी डिलीवर टू रजिस्ट्रार, डॉक्यूमेंट टू बी डिलीवर टू रजिस्ट्रार कब, व्हेन यू एस्टैब्लिश प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अच्छा जनरली सुनना, मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसे अगर मुझे इंडिया में कंपनी बनानी है, सो व्हाट आर द थिंग आई रिक्वायर, सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिया है कि नहीं दिया है, बोलो सर क्या लिखा है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ड्यूली साइन, बट अगर तुम्हारे मेंबर्स कितने से ज़्यादा हो रहे हैं, इफ इट इज एक्सीडिंग तुम्हारा 27 कुछ 7 या 20, देन फिजिकल कॉपी, नहीं 7 को एक्सेप्ट कर रहा है तो फिर EMOA नहीं चलेगा, फिजिकल MOA लगेगा। इसके अलावा एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस या फिर सीधा सीधा रजिस्टर ऑफिस एड्रेस दे दो, याद आ रहा है क्या तुम लोगों को। इसके अलावा सर क्या देना पड़ेगा, आपको पर्टिकुलर देने पड़ेंगे, किसके, कंपनी के सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम के और कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर के, साथ ही साथ आपका डायरेक्टर कितने जगह पे मुंह मारा हुआ है, मतलब कहाँ कहाँ पे वो इंटरेस्टेड है, ये भी बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा, ऑफ कोर्स बताना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको क्या बताना पड़ेगा गाइस, इसके अलावा 2 डिक्लेरेशन है, एक डिक्लेरेशन जो देता है CA/CS CM है कि हमने क्या किया है, कंप्लायंस ऑफ लॉ किया है, ठीक है, और एक डिक्लेरेशन जो कौन देता है, तुम्हारा फर्स्ट डायरेक्टर प्लस सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, क्या कभी भी हम कंपनी लॉ के अंदर प्रमोशन फॉर्मेशन मैनेजमेंट से लेके गिल्टी नहीं पाए गए हैं, पिछले 5 साल के अंदर हम कॉन्विक्टेड नहीं हुए हैं, ठीक है, और तीसरा जो भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो सारी ट्रू एंड करेक्ट है, तो ऐसे 3 डिक्लेरेशन देते हैं वो लोग, राइट। सो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी यू नीड टू सबमिट सर्टन डॉक्यूमेंट्स और नॉट गाइस, अरे सुनो बोलो। Yes. So in case of company, first you incorporate the company and then you start the business. But to start the business, there is a concept called, आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है 20A सेक्शन नंबर 10A commencement of business, याद आ रहा है क्या, विद इन 180 days फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है। सो अगर आपको इंडिया में बिजनेस शुरू करना है इंडियन कंपनी के फॉर्म में, पहला चीज क्या होता है, incorporate the company, file form number 20A and then start business. But in case of foreign company it is different. In case of foreign company is what, first start business, मतलब first establish place of business, and once you establish place of business file form number FC1 to whom, ROC. Now try to understand, company incorporate in China, company incorporate in China, having multiple place of business in India, possible or not, example sir, KFC, मैकडोनल्ड्स, इंडिया के अंदर कितने आउटलेट्स हैं, क्या ना ऐसे हजारों आउटलेट्स हैं, अरे सर नो, हजारों में मैं ये बोल सकता हूँ महाराष्ट्र के अंदर है कि नहीं है सर, गुजरात के अंदर है कि नहीं है, ऑफ कोर्स है सर, राजस्थान के अंदर है कि नहीं है, बिल्कुल है, अच्छा तमिलनाडु में है कि नहीं है, अरे यार 100% है, समझ में आ रहा है क्या, क्या यूनियन टेरिटरी में भी है क्या इनका, यूटी के अंदर, लद्दाख एंड ऑल, ऑफ कोर्स है। सो क्वेश्चन आता है, जब मैंने बोला है कि आपको FC1 फॉर्म फाइल करना है, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, ROC के पास, तो कौन से ROC के पास, देयर आर सो मेनी, महाराष्ट्र ROC के पास जाओगे, गुजरात ROC के, किस, अरे महाराष्ट्र में जाना है तो किसके पास जाओगे, पुणे में जाओगे या मुंबई के ROC के पास जाओगे, बताओ, या ये डिसाइड करेंगे ज्यादा आउटलेट किधर से, इज इट सो या नो, नहीं ना, तो इन्होंने क्या बोला पता है, कॉमन ROC,
whenever the word is used, ROC कौन सा रहेगा आपका? ROC समझ में आया? सर where it is written? आ जाओ. So if you see foreign company, if you are establishing what? Place of business in India. ठीक है. सो आपको क्या करना है? ROC को एक फॉर्म सबमिट करना है. इसको ROC को. एक मिनट, जस्ट कम टू द पॉइंट. कौन सा फॉर्म गाइस? FC1. FC1. अच्छा, कौन से डॉक्यूमेंट लॉजिकली याद रखना, बिकॉज दिस गोइंग टू बी द क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन फॉर 4 मार्क. कितने मार्क के लिए आया तो आएगा? सीधा 4 मार्क, क्योंकि so many time they ask the question what are the document are required for the incorporation of the company, and don't you think अभी मैंने तुमको incorporation के डॉक्यूमेंट बताए, अब वो इसको पूछे बिना, क्योंकि क्वेश्चन पुराना हो गया, तो नया क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? मस्त वाला, what are the document required for the that you need to be delivered to the ROC and when you establish place of business in India. समझ में आया क्या? तो 1 by 1 याद करते हैं एकदम आराम से. कंपनी के मेमोरेंडम, कंपनी का आर्टिकल, कंपनी का मेमोरेंडम, कंपनी का आर्टिकल. इसके अलावा चार्टर मतलब लॉ ऑफ दैट कंट्री. अच्छा, क्या उनको पूरा बेयर एक्ट उठा के दोगे? द सिलेक्टेड प्रोविजन, आप किस सेक्शन के अंदर रजिस्टर हुए वाले हो, उन सेक्शन के डिटेल्स दे दो. समझ में आ रहा है क्या? और साथ ही साथ में स्टैट्यूट या फिर ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो क्या कर सकता है, आपकी कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता है. जैसे इंडिया के अंदर MOA है, एनी अदर डॉक्यूमेंट विच डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ योर कंपनी. समझ में आ रहा है? बिकॉज चार्टर, मेमोरेंडम में आर्टिकल द चार्टर ऑफ द कंपनी, ये डिफाइन करते हैं कंपनी के पर्पस और ऑब्जेक्ट बियॉन्ड विच कंपनी कैन नॉट बी गो. सेम तुम्हारा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता है? नंबर 1, उस डॉक्यूमेंट को हम लोग को क्या कर दो? सबमिट कर दो. सो इंस्ट्रूमेंट विच डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ योर कंपनी. समझ में आया पॉइंट नंबर 1? अरे गाइस, यस और नो? अच्छा सुनना, इंडिया के अंदर आपको नहीं लगता है कि हम हमारे रजिस्टर ऑफिस के बारे में बताते हैं ROC को, यहाँ पर भी आपको पूरा एड्रेस देना है. क्या सर? रजिस्टर ऑफिस ऑफ कंपनी मतलब company. When I am saying register office of the company, it means register office of your company outside India, not India, outside India. और साथ ही साथ में आपको बताना है क्या? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस. व्हाट इज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस गाइस? देयर आर सो मेनी आउटलेट्स यू हैव इन इंडिया. KFC बोलो, ये मैकडोनल्ड बोलो, इनके फ्रेंचाइजी बहुत सारे हैं. प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सा है बताओ? समझ में आ रहा है क्या? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. इसका आपको फुल एड्रेस देना पड़ेगा. समझ में आया गाइस? पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 1 बताओ क्या था? इंस्ट्रूमेंट डिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी. बोलो 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 बोलो. इंस्ट्रूमेंट डिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी. सेकंड पॉइंट क्या बोला हुआ है? फुल एड्रेस ऑफ रजिस्टर ऑफिस एंड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस. फिर से, फुल एड्रेस ऑफ रजिस्टर ऑफिस एंड registered office of company and principal place of business. डन. वेरी गुड. अब तीसरा क्या बोला है? इज इट पॉसिबल दैट यू हैव इनकॉर्पोरेट, यू हैव आप एक फॉरेन कंपनी, मतलब यू आर अ कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया. ठीक है. प्रीवियसली यू केम इन इंडिया, देन यू वेंट आउट ऑफ इंडिया अगेन, एंड नाउ यू आर कमिंग अगेन इन इंडिया. पॉसिबल और नॉट? पॉसिबल और नॉट? पॉसिबल. Yes. देयर माइट बी सम सस्पिशियस एक्टिविटीज हैपनिंग, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ फिर. ठीक है, क्योंकि तुम आए, तुम गए, और फिर अब तुम फिर से आ रहे हो, तो कुछ तो पंगा है. समझ में आ रहा है क्या? बताओ रीजन बताओ. पर्टिकुलर ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया इन द अर्लियर ओकेशन. समझ में आया गाइस? यस और नो? बट प्रीवियसली अगर आपने कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में खोला नहीं, आप पहली बार ही आ रहे हो, तो वहां पे नहीं लिख के दोगे. आर वी अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? सर तीसरा बात, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब हम लोगों को कोई डॉक्यूमेंट सर्व करना है कंपनी को, हम लोग कहाँ पे सर्व करते हैं गाइस? रजिस्टर ऑफिस. पढ़े हम लोग इनकॉर्पोरेशन वाले चैप्टर में कि अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सर्व करना है किसको? कंपनी को. आप कहाँ पे कर सकते हो? कंपनी के रजिस्टर ऑफिस पे कर दो, ऐसा माना जाएगा वो कंपनी को मिल गया. अच्छा, कोई डायरेक्टर को देना है तो भी कंपनी के ऑफिस पे सर्व कर दो, माना जाएगा डायरेक्टर को मिल गया. ऐसा बोला था हम लोगों ने, बोलो हाँ है ना? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमारी कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बोलो, आपने FC1 फॉर्म फाइल नहीं किया या FC2 चेंजेस हुए उसके बाद में फाइल नहीं किया, अब ये लोग नोटिस कहाँ पे भेजेंगे? कंपनी के रजिस्टर ऑफिस पे. अच्छा, कंपनी का रजिस्टर ऑफिस कहाँ पर है?
कहाँ पर है? इंडिया। आउटसाइड इंडिया। अरे यस और नो? अरे हाँ या ना? सो गवर्नमेंट, आप नोटिस भेज रहे हो कंपनी के रजिस्टर ऑफिस पर, रजिस्टर ऑफिस किधर है? आउटसाइड इंडिया। इतना टाइम पास करने वाली क्या आपकी गवर्नमेंट? आंसर इज नो। इसलिए हमने बोला सुनो, हम आपको अपने रजिस्टर ऑफिस पे एड्रेस पे डॉक्यूमेंट सर्व नहीं करेंगे, आप हमें एक बंदा ला के दो। क्या ला के दो? ये क्या होना चाहिए? बोले रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट हमने इसको सर्व कर दिया, ऐसा माना जाएगा वो हमने डॉक्यूमेंट किसको सर्व कर दिया है? फॉरेन कंपनी को सर्व कर दिया एट देयर रजिस्टर ऑफिस। समझ में आया? यस और नो? सो सी द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द पर्सन हु इज रेसिडेंट इन इंडिया, जिसको हम लोग ऑथोराइज कर रहे हैं टू एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? साथ ही साथ में आपका सेक्शन नंबर 383 हो गया। एक बार विश्वास नहीं होता है तो आ जाओ, पढ़ लेते हैं। बता रहा हूँ, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट पढ़ो, क्या लिखा है? अ सर्विस ऑफ फॉरेन सर्विस ऑन द फॉरेन कंपनी, तुमको फॉरेन कंपनी के ऊपर सर्विस करना है। सो एनी प्रोसेस, नोटिस और अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सर्व ऑन द फॉरेन कंपनी शैल डीम टू बी सफिशिएंटली सर्व, ऐसा माना जाएगा वो सर्व कर दिया है। इफ द एड्रेस टू एनी पर्सन whose name and the address have been delivered to the ROC under section what? Under section 380। 380 में एक बंदे का नाम दे रहे कि नहीं दे रहे? आर लेफ्ट एट, अगर तुमने उसको दे दिया, उसके घर पे छोड़ दिया, या बाय पोस्ट उसको दिया, और एड्रेस विच हैज बीन डिलीवर्ड टू द ROC बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड, या फिर उसने अपना कोई ईमेल आईडी रजिस्टर करके रखा है उसके ऊपर भी भेज दिया, तो माना जाएगा आपने कंपनी को नोटिस दे दिया। गाइस समझ में आया? अरे बोलो है ना? Yes. डू यू थिंक दिस चैप्टर इज क्वाइट इजी गाइस? Yes. अननेसेसरी टेंशन ले रहे थे? आप बना रहे हो इजी। अरे कोई ना, लर्न हो जाएगा बाय द एंड ऑफ द क्लास, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट क्या बोला गया? डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या बोलता है सुनो। इसके अलावा वन मोर थिंग, द लिस्ट ऑफ व्हाट? डायरेक्टर एंड सेक्रेटरीज, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। तो इनकी आपको डिटेल देनी पड़ती है, लाइक इनका नाम, इनका एड्रेस, देन इनका ईमेल आईडी, नेशनलिटी क्या है, पैन नंबर, ऑक्यूपेशन एंड पासपोर्ट नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको देना है FC1 के अंदर। सो व्हेन यू फिल द फॉर्म यू विल गेट द आइडिया कि इनका नाम लिखा है ना, दे आर आस्किंग यू द मल्टीपल डिटेल्स। अब लास्ट वाला पॉइंट है डिक्लेरेशन। और डिक्लेरेशन क्या बोल रहे हैं ये लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। एक डिक्लेरेशन इफ यू सी, तो मैंने यहाँ पे भी बताया था तुम लोगों को कि दैट वी हैव नॉट फाउंड गिल्टी विथ रिस्पेक्ट ऑफ प्रमोशन, मैनेजमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ये डिक्लेरेशन इंडिया में भी देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? सो अब तुम लोग ऐसे लोग हैं जो इंडिया के बाहर वाले हो, तो तुमको एक डिक्लेरेशन और देना है, क्या? दैट यू आर नॉट disqualified from promotion, formation, incorporation, management of the company either in Indian law or outside India law। गाइस समझ में आया? क्यों? बिकॉज ऐसे लोग हम इंडिया वालों को अलाउ नहीं करते, क्या फॉरेन वालों को अलाउ करने वाले? क्या भगो बोले पहली फुर्सत में निकल। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द नेम ऑफ द डायरेक्टर और अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया हैज एवर बीन कॉन्विक्टेड। डिक्लेरेशन नन ऑफ द डायरेक्टर और द अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, एक से ज्यादा भी हो सकता है, हैज एवर बीन कॉन्विक्टेड और डिबार फ्रॉम फॉर्मेशन मैनेजमेंट इधर कंपनी इधर इन इंडिया और अब्रॉड। आपके ऊपर, अच्छा सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या नहीं लिखा है गाइस, सेक्रेटरी। यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन किसको लगाया हुआ है? डायरेक्टर और अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। दे माइट आस्क यू द क्वेश्चन दैट सो एंड सो कंपनी सारे डॉक्यूमेंट सर्व कर रहे हैं और जो सेक्रेटरी है वो डिबार हो चुका है इंडिया में, फॉरेन में कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करने से, तो क्या वो इंडिया में कंपनी बना सकते हैं? बच्चा भावुक होकर बोलेंगे नहीं बना सकते। भाई साहब दो लोगों के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन लगाए, किस किस के ऊपर? डायरेक्टर के ऊपर और अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर। गाइस समझ में आया? यस और नो? यस। यस सर। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड डायरेक्टर का डेफिनेशन क्या है। सो डायरेक्टर मींस अ पर्सन इन अकॉर्डेंस ऑफ हुज इंस्ट्रक्शन। अच्छा, डायरेक्टर इंक्लूड अ पर्सन अकॉर्डिंग टू हुज इंस्ट्रक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर कस्टम टू एक्ट। मतलब फॉरेन के जो डायरेक्टर्स है ना, अगर मानो फॉरेन की कंपनी के डायरेक्टर है कौन कौन, से फॉर एग्जांपल टॉम क्रूज, अपने को ज़्यादा नाम उधर के मालूम ही नहीं है ना। उसके बाद में और कौन ले सकते हैं फॉरेन के? जस्टिन बीबर, ठीक है। ये दो डायरेक्टर है फॉरेन की कंपनी के अंदर। एंड देयर इज अनदर पर्सन कॉल्ड विल स्मिथ, मालूम है क्या? इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस वाले मूवी वाला हीरो, ठीक है। तो अगर ये इनको एडवाइस करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, एडवाइस इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन देता है, और इनके इनके एडवाइस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से लोग काम करते हैं,
तो बोले भले ही ये फॉरेन के कंपनी में डायरेक्टर नहीं है लेकिन इसको भी डायरेक्टर माना जाएगा। समझ में आ रहा है गाइस, यस और नो? इवन द पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकस्टम टू एक्ट, भाई साहब वो बंदा भी क्या नहीं होना चाहिए, दीवार नहीं होना चाहिए। गाइस क्लियर हुआ? जल्दी बोलो यस और नो। यस सर। सो यहाँ पर आपका सेक्शन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया? 380। अब 381 को जाएंगे हम लोग अकाउंट्स के बारे में। लेकिन सुनना, आपने कौन से डॉक्यूमेंट फाइल किए एक बार आराम से बोलो। नंबर 1, इंस्ट्रूमेंट डिफाइनिंग द इंस्ट्रूमेंट, बोलो बोलो, इंस्ट्रूमेंट डिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी, फुल एड्रेस ऑफ रजिस्टर ऑफिस आउटसाइड इंडिया and deemed principal of place of business in India. The prior occasion when you came and when you went out of India with the particulars. Then आपको क्या बोला? Authorized representative in India. Next, list of the director and the secretary and a declaration from the director and the authorized representation that they are none of them are disqualified or debarred from formation and the management of company either in India or abroad. समझ में आ रहा है क्या? अरे यस और नो गाइस? अगर ये आपने सेटिस्फाई कर दिया तो कहना है से वी आर डन विद द सेक्शन नंबर 381। लेकिन अब मेरे सामने कुछ क्वेश्चन बन के आ गए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1 कि सर ये सारे डॉक्यूमेंट में चेंज हो गया, मतलब इसमें से किसी का चेंज हुआ, मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज हो गया, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट चेंज हो गए, मेरा डायरेक्ट सेक्रेटरी चेंज हो गया, तो फिर क्या करूँ? देन दिस अनदर फॉर्म कॉल्ड FC2 अल्टरेशन के केस में। आया सेकंड पॉइंट क्लियर? FC2 इज व्हाट? अल्टरेशन, ठीक है। और तीसरा एक बात जो किसी और सेक्शन में, लेकिन मैं यहीं पे कवर कर रहा हूँ, एक होता है FC3। FC3 इज व्हाट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोग फाइल करते हो ना, तो उसका होता है FC3। साथ ही साथ में आपको आपकी लिस्ट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस भी अटैच करके देने पड़ते हैं। तो प्लेस ऑफ बिजनेस से लेके जितने भी प्रोविजन थे मैंने कहने से एक जगह पे ला के रख दिया। अरे यस और नो? यस। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। इट माइट पॉसिबल कि जो डॉक्यूमेंट तुम दे रहे हो विच डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ योर कंपनी, इट मे बी इन इंग्लिश और इट मे नॉट बी इन इंग्लिश। इफ इट इज इन USA इट मे बी इन इंग्लिश। समझ में आ रहा है क्या? बट इफ इट इज फ्रॉम चाइना, फिर उधर कैसे लिखा रहेगा? ऐसा 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 ऐसा, है ना? आरी का तो गोजाई माशा, है ना? मतलब ऐसे उनकी लैंग्वेज है वो, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है? अपने को समझ में आ रहा है कि आरी का तो गोसाई मासा का मतलब क्या होता है? एनीवन ऑफ यू हैव आइडिया व्हाट इज आरी का तो गोसाई मासा? इट मीन्स गिविंग रिस्पेक्ट टू समवन। तो वो हम लोग कराटे करते थे, तो मैं पहले मार्शल आर्ट में था ना, तो ऐसे करते थे और बाद में फिर ऐसे करते थे, आरी का तो गोजाई मासा, मतलब सेइंग नमस्ते टू यू, वेलकम। समझ में आ रहा है क्या? सो दिस इज आरी का तो गोजाई मासा, गिविंग द रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु इज, मतलब रिस्पेक्टेड होना चाहिए वो व्यक्ति, तभी रिस्पेक्ट दे रहे, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट इफ नॉट इंग्लिश देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश। समझ में आ रहा है क्या? तो इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए दिस रूल विच इज नॉट इन योर सिलेबस, बट मैं साइमल्टेनियसली कवर कर लूंगा बिकॉज द थिंग इज वेरी सिंपल। मैंने तुमको बोले थे आई विल कवर द मल्टीपल सेक्शन साइमल्टेनियसली। समझ में आ रहा है? अब सुनो, तुम्हारा डॉक्यूमेंट है, तुमको कन्वर्ट करना है, क्योंकि वो अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर कैसे करें? तो पहली बात, तुम इंडिया के बाहर कन्वर्ट कर रहे हो या इंडिया के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो? इफ यू आर कन्वर्टिंग इट आउटसाइड इंडिया, सो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा रूल है। सो बाय द पर्सन हैविंग कस्टडी ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, किसके पास रहेगा? CMA ऑफ दैट कंपनी। समझ में आ रहा है क्या? या ऑफिसर ऑफ दैट कंपनी। तो बोले उसको बोले तू कन्वर्ट कर दे। अब वो बोल रहा आई एम अ चाइनीज, आई डोंट नो हिंदी, आई डोंट नो इंग्लिश। अब ऐसे लोग क्या करेंगे? तो इसलिए बोला नोटरी पब्लिक आउटसाइड इंडिया, मतलब जिस कंट्री में आप हो वहां पे कोई नोटरी ऑफिसर होगा, उससे करा के लो। सर नहीं कराने का, हम लोग हमारा डॉक्यूमेंट इंडिया में भेज रहे हैं, तुम एक काम करो मस्त उधर कन्वर्ट कर लो। ठीक है चलेगा, कोई इशू नहीं है। आप इंडिया में आ जाओ। इंडिया में 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन बाय एक्सपर्ट हैविंग नॉलेज ऑफ ओरिजिनल लैंग्वेज एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। आज के डेट में मैं बोलूँगा कुछ नहीं करना है तुमको। आई एम एक्सपर्ट हैविंग नॉलेज ऑफ बोथ लैंग्वेज, पता है तुम लोगों को। तुम मेरे से सामने कोई भी लैंग्वेज लेकर आ जाओ, तुम जापानीज लेकर आ जाओ, तुम चाइनीज लेकर आ जाओ, तुम फ्रांस लेकर आ जाओ, कोई भी लेकर आ जाओ, आई एम द एक्सपर्ट, इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं। डू यू बिलीव? गूगल ट्रांसलेट सर। दैट्स इट, गेम ओवर। समझ में आ रहा है क्या? गूगल ट्रांसलेटर पे जाओ, फोटो निकालो, वो सारी चीजों को कन्वर्ट करके देगा। अरे अभी रिसेंटली क्या हुआ था, वेयर आई एम टीचिंग, तो वहां पे ना उन्होंने साउथ में किया मार्केटिंग। अब साउथ में लिखा हुआ है सारी साउथ की लैंग्वेज में। वो ग्रुप में मैसेज डाला, प्लीज कोई तो भी अपने साउथ के फ्रेंड को भेजो, बोले जो अपने को बताए ये लिखा क्या है। मैंने बोला काय को, फोटो में लिया, गूगल में कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसलेट, वो वैसे के वैसे वहां पे हिंदी में लिख के आ गया पूरा। समझ में आ रहा है? बोला ये ले,
बोले बाप रे कौन सी टेक्नोलॉजी है? मैंने बोला तुम किस जमाने में जी रहे हो, समझ में आ रहा है? इंडिया में हो चुका है। तो गूगल इज एक्सपर्ट हैविंग नॉलेज ऑफ ओरिजिनल एज वेल एज, बट यू हैव टू प्रूव। सो बेटर वे, दो 5-10 हज़ार रुपये जाएगा, है ना, तो ये तुमको ट्रांसलेशन करके मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा तुमको ऑथेंटिसिएट करना पड़ेगा, एंड हु विल ऑथेंटिसिएट इट? सो बोले एडवोकेट और अ प्लीडर हैविंग रिप्रेजेंटेशन इन द हाई कोर्ट्स। समझ में आ रहा है? हाई कोर्ट तो मल्टीपल स्टेट में होता है, तो आपके हाई कोर्ट के जो प्लीडर हो गया, रिप्रेजेंटेटिव हो गया ना, उनका एक सिक्का लग जाने से भाई साहब तुम्हारा डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट हो गया, ऐसा मतलब सर्टिफाइड हो गया। First, you have to brought the true certified copy. Next, you have to convert it by the expert, and the third, you must have authentication by the High Court representative. Guys, done? Understood? Are yes or no? Yes. And with this, we are done with section number 386 also. समझ में आ रहा है क्या? So try to understand, 3 सेक्शन हम लोग साइमल्टेनियसली कवर कर लिए। अब मुझे एक बात बताओ, फोकस करना। रजिस्टर ऑफ दिल्ली, रजिस्ट्रार का मतलब क्या है? रजिस्ट्रार ऑफ दिल्ली, ठीक है। डायरेक्टर इंक्लूड द पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज एडवाइस डायरेक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कस्टम टू एक्ट। प्रमोटर के डेफिनेशन में भी ये वर्ड था। और सर नॉट इन इंग्लिश देन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, एंड ट्रांसलेशन हु विल डू? तो ये मैंने आपको बता दिया। दिस 3 पॉइंट इज गिवन अंडर विच सेक्शन गाइस? कौन सा? आरओसी दिल्ली। रजिस्ट्रार का मतलब आरओसी दिल्ली। डायरेक्टर का मतलब पर्सन इंक्लूड अकॉर्डिंग टू हिज एडवाइस इंस्ट्रक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकस्टम टू एक्ट। And translation, how to do translation? These 3 things are covered under which section? 386. समझ में आ रहा है? So therefore come to the bare act. सेक्शन नंबर 386 क्या लिखा है? इंटरप्रिटेशन। क्या क्या वर्ड है? पढ़ो, पहला वर्ड क्या है? फॉर द पर्पज ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, पहला क्या है? सर्टिफाइड मीन्स प्रिस्क्राइब मैनर में सर्टिफाइड करना है, तो रूल दिया हुआ है। इफ यू सी, तो यहाँ पे ये सारा रूल्स है जो मैंने आपको बता दिया शॉर्टकट में। सेकंड चीज क्या बोला हुआ है यहाँ पे? सर डायरेक्टर मीन्स द पर्सन इंक्लूड अकॉर्डिंग टू एडवाइस डायरेक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकस्टम टू एक्ट। और तीसरा पढ़ो क्या लिखा है? प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड। So share transfer or registration office. सेटिस्फाइड? Yes. सो 386 ऑल्सो डन। राइट इट डाउन जो अपन लोग लिख रहे हैं ना, एंड 380 भी डन अब हो गया अपना डॉक्यूमेंट। देखो क्या लिखा है? एवरी फॉरेन कंपनी शैल विद इन 30 डेज फ्रॉम द एस्टैब्लिशिंग द प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया डिलीवर टू रजिस्टर, क्या है? रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार क्या के लिए? फॉर रजिस्ट्रेशन। कितने दिन में? 30 डेज के अंदर। कौन सी फॉरेन कंपनी क्या कर रही है? प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में इनकॉर्पोरेट कर रही है। क्या सबमिट क्या करेगी? डिलीवर करेगी। किसको? रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार का मतलब आरओसी दिल्ली। क्या? नीचे दी हुई लिस्ट। नंबर 1, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द चार्टर स्टैट्यूट इन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ कंपनी और अदर इंस्ट्रूमेंट constituting and Constituting or defining the constitution of company, and if the instrument not in English language then certified translation thereof in the English language. Done. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है यहाँ पर इन लोगों ने? फुल एड्रेस एंड द रजिस्टर ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अच्छा कहाँ पर? आउटसाइड इंडिया, ठीक है। सो फुल लिस्ट ऑफ द डायरेक्टर एंड द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी कंटेनिंग द पर्टिकुलर एज में भी प्रिस्क्राइब। एज में भी प्रिस्क्राइब में क्या है तुमको बताया मैंने उनका? उसका भाई साहब नाम होना चाहिए, पापा का नाम होना चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ होना चाहिए, रेसिडेंशियल होना चाहिए, नेशनलिटी होना चाहिए, उसके बाद में पैन नंबर होना चाहिए, ऑक्यूपेशन होना चाहिए, सारी बातें, ठीक है। कम टू द पॉइंट। सर लिस्ट ऑफ हो गया, नेम एंड द एड्रेस ऑफ द address of one or more person resident in India authorized to accept on behalf of the company service of process and notice other document required to be served to company. आगे full address of office of a company in which deemed to be the principal place of business in India. समझ में आ रहा है क्या? Next, particular of opening and closing of the place of business in India in the earlier occasion and occasions. एक से ज्यादा बार भी तुम आगे जाके गए होगे, ठीक है। Declaration that none of the director of the company or the authorized representative in India has ever been convicted or debarred from the formation of the company and management in India or abroad, and any other information as may be prescribed. Every foreign company existing at the commencement transition, ये पुराना हो चुका है कि एक समय दिया था कुछ करने के लिए, वो खत्म हो गया। लास्ट वाला, any alteration made in the occurrence occur in the document delivered to registrar, पहले तुमने जो दिए, within 30 days of such alteration delivered to registrar, registration रिटर्न उसका फिर से फाइल करना पड़ेगा। समझ में आएगा? FC2 ना? FC2 समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखो। Sir, हाँ बोलो।
सर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड सिर्फ प्लेस ऑफ बिजनेस में क्या डिफरेंस है? That company have to define what is your plan. Now I'll tell you. McDonald's have multiple place of business. That यस every place of business is there just a franchising. समझ में आ रहा है क्या? What is यस principal place of business? McDonald official office in India is become their principal place of business. From where they are going to cover each and every franchisee. समझ में आ रहा है? तुमको क्या लगता है जो लोग फ्रेंचाइजी ले रहे होगे क्या वो इंडिया के बाहर जाके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्या इंडिया के अंदर ही कहीं पे उनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां पर जाके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होगे वहां पर जाके अब पुणे के अंदर एवले चाय के पास तुमको जाने का है तुम एवले चाय के घर पे जाओगे या जहाँ पे उसने ब्रांचेस दिए वहां पे जाओगे एवले चाय वाले के घर पे जाएंगे समझ में आ रहा है क्या या मेन एवले चाय का ब्रांच जहाँ पर वहां पे जाएंगे आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस so that's what the difference between principal place of business and other place of business sorted यस that's it game over कितने कितने सेक्शन हो गए राइट इट डाउन इन योर नोट्स सेक्शन नंबर 380 डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा टू बी डिलीवर टू रजिस्ट्रार बाय फॉरेन कंपनी सेक्शन नंबर 380 documents etc to be delivered to registrar of company by foreign company done by the end of the after end of this class I will share you the क्या बोल सकते हैं मेन कंटेंट ऑल्सो है ना सेक्शन नंबर 383 सेक्शन नंबर 383 क्या बोलता है guys तुम्हारा डॉक्यूमेंट टू बी सर्व ऑन सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट टू फॉरेन कंपनी ना सो इसी को मैंने बड़े से तो यहाँ पे सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स लास्ट सेक्शन नंबर 386 सेक्शन नंबर 386 क्या बोलता है गाइस ये बड़ा सिंपल सा सेक्शन है ये बोलता है तुम्हारा सेक्शन नंबर 386 अच्छा मुझे बताओ जितना तुमने मेरे साथ में पढ़ा क्या अभी तक उतना कॉन्फिडेंस आ रहा है तुम लोगों को यस सर सेक्शन 2 क्लॉज 20 कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 42 फॉरेन कंपनी सेक्शन 383 प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड शेयर रजिस्टर ट्रांसफर ऑफिस ट्रांसफर ऑफिस ठीक है उसके बाद में 379 एप्लीकेबिलिटी कौन से कंपनी सो डीम इंडियन कंपनी वाला कंसेप्ट सर सेक्शन 380 डॉक्यूमेंट टू बी सर 383 डॉक्यूमेंट टू बी सर है ना एंड 386 में आया ना यार ये वाला बात प्रिंसिपल इट इंक्लूड शेयर ट्रांसफर ऑफिस देखो हाँ 386 में गए सॉरी इंटरप्रिटेशन में द प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड शेयर ट्रांसफर शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस ठीक है बट ठीक है इट्स ओके नो वरी कंसेप्चुअली हम लोग कहीं कम नहीं गिर रहे सेक्शन आगे पीछे हो सकता है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब हमारे सामने आ रहे हैं सेक्शन नंबर कौन सा 381 अब 381 बहुत इजी है सीधा सीधा मेरे नोट्स पे आ जाओ काफी है बस इतना कर लो 381 हो गया तुम्हारा क्या बोलता है ये अब तुम्हारा फॉरेन प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब तुम्हारी कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है कि नहीं है लेकिन तुम लोग धंधा कहाँ पे कर रहे हो इंडिया के अंदर भी कर रहे हो तो तुमको नहीं लगता है तुम्हारा इंडिया के अंदर कोई इनकम जनरेट हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा ऑफकोर्स हो रहा होगा अच्छा सुनना तो आपको आपके अकाउंट्स को रेडी करना पड़ेगा समझ में आ रहा है अब अकाउंट्स कैसे रेडी करोगे फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर के हिसाब से बोलो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से या कैलेंडर ईयर के हिसाब से हाँ सर कैलेंडर ईयर दे आर सेइंग कैलेंडर ईयर अब कैलेंडर ईयर के हिसाब से तुमको कुछ अकाउंट की बातें रेडी करना है 3 एक्स्ट्रा चीजें बताना है और ठीक है और इसके बाद में किसको दे देने का है आरओसी को देना है और सर क्या इसका ऑडिट करवाना जरूरी है करवा लो समझ में आ रहा है क्या सो खत्म दैट्स इट फोकस करना ये टॉपिक खत्म हो गया 381 बोलता है फॉरेन कंपनी विद इन 6 मंथ यहाँ पे एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर लिखा है ठीक है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको 3 काम करना है नंबर 1 प्रिपेयर दी बोलो प्रिपेयर दी क्या लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या बनाऊं मैं बोले कुछ नहीं बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दे ठीक है सर कैसे बनाऊं पहली बात स्कोप इट विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के बिजनेस के बारे में समझ में आ रहा है क्या
अरे बोलो हाँ है ना। एंड क्या बनाना है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। कैसे बनाओगे, इंडियन के लिए शेड्यूल 3 है गाइस, अरे बोलो हाँ है ना। बट मुझे एक बात बता, क्या ना ऐसे जरूरी नहीं है आपका शेड्यूल 3 होना चाहिए, एज नियर एज शेड्यूल 3 भी कर लोगे तो भी चलेगा। एज नियर एज शेड्यूल 3 मतलब, एज नियर एज मतलब, बिकॉज द अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी इन अवर लॉ इन देयर लॉ इज नॉट अ सिमिलर। समझ में आ रहा है, जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं, वो बोलते हैं ट्रेड पेएबल। समझ में आ रहा है, हम लोग डेटर बोलते हैं तो वो लोग बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। समझ में आ रहा है, उन लोगों के स्टेटमेंट बन रहे डॉलर में, पाउंड में, यूरो में, अपने कैसे बन रहे रुपीस के अंदर। समझ में आ रहा है क्या, और ये सारी चीजें डिफ्रेंसिएशन हमेशा रहेगा। हम लोग चाह के भी उनके जैसे नहीं, वो चाह के भी हमारे जैसे नहीं है। ठीक है, हम बनने की कोशिश करते, वो बनने की हमारे जैसे कोशिश करते हैं, हम उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। बेटर टू बी वॉट यू आर। समझ में आ रहा है, तो क्या बोला है, लेकिन तुम इधर आ रहे हो, इधर धंधा कर रहे हो, शेड्यूल 3 के हिसाब से तुम्हारा बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, इफ नॉट पॉसिबल एटलीस्ट एज नियर एज पॉसिबल टू शेड्यूल 3। समझ में आएगा इस नंबर 1, बोलो हाँ। यस। सेकंड चीज, अब क्लास चालू, सायराम। सेकंड चीज क्या बोला है, अटैच अ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी एनेक्स टू, attach document which required to be annexed to चैप्टर अकाउंट्स ऑफ कंपनी। गाइस अकाउंट्स ऑफ कंपनी क्या ना है, अभी वैष्णवी तुमने तो आपका अपना ये चालू कर दिया है ना आर्टिकलशिप। यस। आर्टिकलशिप में तुमने क्या क्या बनाया होगा, अपने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, यस। ऑडिट रिपोर्ट बनाई, यस। बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, यस। इसके साथ में नोट्स टू अकाउंट ज्वाइन किया। यस। ऑडिट रिपोर्ट नोट्स टू अकाउंट लगाना पड़ता है बैलेंस शीट के साथ में या नहीं लगाना पड़ता है। यस। तो अटैच द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी नेक्स्ट टू द अकाउंट्स ऑफ चैप्टर वाली कंपनी को। डन। तीसरा, तीसरा क्या बोला हुआ है, अटैच व्हाट, सीएफएस क्या होता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत बढ़िया। तुमने इंडिया से पैसा कमाया, बोले हाँ। क्या तुम्हारे प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के बाहर भी हो गए, यस। एक मिनट आओ। सो आपके इंडिया के बाहर भी प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो बोले सब दूर के फाइनेंशियल अकाउंट मंगाओ, कंसोलिडेट करो आपकी मेन कंपनी में, और बताओ वाई, क्यों तुमको करना है इतने का इतना, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों चाहिए तुमको, वाई। वो तो लॉ की रिक्वायरमेंट है ना सर। ऐसा थोड़ी है, हमको भी तो देखना है ना कितना तुम हमारे भरोसे कमा रहे हो, कितना रेस्ट ऑफ द इंडिया से कमा रहे हो। समझ में आ रहा है क्या, दैट्स दैट्स वन ऑफ द रीजन दे आर आस्किंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ। ठीक है, एनीवे यहाँ तक समझ में आया गाइस। इसके अलावा 3 मोर थिंग्स आर देयर। वन इज आपके रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, फॉरेन कंपनी की आप क्या हो, ब्रांच ऑफिस हो ना, you and your foreign company as considered as a related party transaction. Try to understand, there's a company called Vedanta. लोग है ना इस कंपनी को इसलिए नहीं पढ़ रहे परचेस कर रहे कि इसका शेयर प्राइस बढ़ रहा है, लोग इस कंपनी को इसलिए परचेस कर रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा क्या देती है, डिविडेंड देती है, बहुत भयंकर डिविडेंड, 60% डिविडेंड दे देती है, एक साल में 3 बार डिविडेंड देती है। एक्चुअली वेदांता का कोई इच्छा नहीं बना क्या तुम लोगों को डिविडेंड देने का, बट वो क्या है ना, तुम्हारी अब इन कंपनी की शेयर लिस्टेड है ना, तो कोई भी परचेस कर सकता है, और परचेस करेगा तो शेयर होल्डर बनेगा, शेयर होल्डर रहेगा तो डिविडेंड देना, अगर डिविडेंड अनाउंस करी तो तुमको देना भाग्य हो गया। एक्चुअली वेदांता का पर्पस क्या है, क्या डिविडेंड देना, इनकी होल्डिंग कंपनी। अच्छा, होल्डिंग कंपनी ने कितना पैसा होल्ड करके रखा है, मोर देन 50%। तो जब भी डिविडेंड दिया जाएगा, अच्छा तुमको पार्ट एंड पार्सल मिल रहा है, लेकिन मेन उद्देश्य किसको देना होता है,
होल्डिंग कंपनी को। समझ में आ रहा है क्या? दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। ऐसे काफी सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होते हैं, डिटेल दो। समझ में आ रहा है? इसके अलावा उसकी डिटेल दो, किसकी? रिपाट्रिएशन। व्हाट इज अ रिपाट्रिएशन? तुमने कितना पैसा इंडिया में कमाया, इंडिया के बाहर लेके चले गए, ठीक है, अपनी कंट्री में, दिस इज कॉल्ड रिपाट्रिएशन। यू हैव टू फॉलो फेमा का लॉ आल्सो, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड, कितना पैसा आया कितना पैसा गया ये भी बताओ। एंड लिस्ट ऑफ ऑल प्लेस ऑफ बिजनेस मैंने बोला था आपको, ठीक है। ये सारा चीज आपको किधर फाइल करने का है? आरओसी को। अच्छा, कैसे करेंगे? विथ रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन बिजनेस। और क्या इसका ऑडिट करना जरूरी है? बोले हाँ, लेकिन सुनना, कौन करेगा? एक तो प्रैक्टिसिंग सीए करेगा, या फिर सीए की फर्म करेगी, या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जहाँ पे मेजोरिटी पार्टनर क्या है? सीए, वो करेंगे। समझ में आया गाइस? यस और नो? एनीवन, एनी सिंगल प्रॉब्लम टिल दिस पॉइंट? बताओ। नो सर। सो अपना सेक्शन कौन सा हो गया? नेक्स्ट सेक्शन कौन सा होगा गाइस? 381, 381, ठीक है। नाउ राइट इट डाउन, सेक्शन नंबर 381। अच्छा, बाकी के सेक्शन अपन लोग कल कर ले, क्योंकि अभी बहुत रात हो गई है, 12 बज के चले गए। वैसे तो तुम लोगों को पता है मेरा कैपेसिटी कैसा है, 12 2 2 ढाई बजे तक मैं पढ़ा सकता हूँ, बट 3 3 बजे तक किया है हाँ, लास्ट लेक्चर बैच में हमने रात को 3 बजे तक पढ़ा था, ठीक है। बट विल नॉट डू दिस टाइम, है ना। कहीं ना कहीं हम Yes. लोगों को भी समय की रिस्पेक्ट करना जरूरी हो चुका है अब। इफ यू डोंट रिस्पेक्ट द टाइम, टाइम विल नॉट रिस्पेक्ट यू, बोलता है ना, ठीक है। सो 381 काय के बारे में बात करता है गाइस? अकाउंट ऑफ फॉरेन कंपनी। देखो एक बार हेडिंग में यहाँ पे, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी, ठीक है। अच्छा, लिख लेते एक बार, 381 अकाउंट्स ऑफ फॉरेन। कंपनी। अच्छा, सारी चीजें मेरे को एक बार याद दिलाओ, बिना देखे, सिर्फ सेक्शन नहीं देखना है अपने को। नंबर 1, सेक्शन 2 क्लॉज 20 क्या बोलता है? कंपनी मीन्स कंपनी कॉर्पोरेट, फटाफट फटाफट, है ना। चलो एकदम आराम से। सेक्शन 2 क्लॉज 20, कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी लॉ। दूसरा, फॉरेन कंपनी, कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेट outside India, having place of business in India, either by itself or through agent, either physically or through electronically, and carry any business activity in India. Then इलेक्ट्रॉनिक मोड का डेफिनेशन हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। तीसरा क्या बोलता है? 386 तुम्हारा प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड शेयर ट्रांसफर और शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस। अच्छा, प्लेस ऑफ बिजनेस में एक बात याद रखना, क्या बोला है यहाँ पे इन लोगों ने कि प्लेस ऑफ बिजनेस मेन सर्वर इंडिया में और इंडिया के बाहर हो, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का भी एक बार क्या कर लेते, रिकॉल कर लेते, ठीक है। B2B, B2C, EDI एंड डिजिटल सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट, 2 फाइनेंस से लेके 1 डिपॉजिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन डिपॉजिट एंड सिक्योरिटी ऑफर करना, नेक्स्ट फाइनेंशियल सेटलमेंट करना, डिजिटल सर्विसिंग मार्केटिंग अवेलेबल वेब बेस्ड सर्विस देना, है ना, या डेटाबेस मैनेजमेंट की सर्विस देना, और देन टेली मार्केटिंग, टेली कम्युनिकेशन, देन तुम्हारा टेलीमीडिया एंड एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन था, IFSC के अंदर कोई फॉरेन कंपनी अगर प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश कर रही जहाँ पे वो सर्विस सिक्योरिटी वाला ऑफर कर रहे हैं, दैट विल नॉट बी कंसिडर हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। सॉर्टेड। सर सेक्शन 379 क्या बोलता है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट। सुनना, where not less than 50% of the paid up share, क्या बोल सकते हैं, paid up share capital of the foreign company hold by one and more Indian citizen or one and more company or body corporate incorporated in India, or one and more Indian citizen and one and more body corporate or company incorporate in India, either individually or singly or in aggregate, then that company is considered as a deemed Indian company for the purpose of this chapter, and also comply with the provision of this chapter or any other provision as may be prescribed by the CG. Sir 380 क्या बोलता है? Place of document to be submitted, document and etc to be submitted, deliver to ROC by foreign company. Number 1, FC1 देना पड़ेगा क्या, कितने दिन में? विद इन 30 डेज। अल्टरेशन हुए तो FC2 देना पड़ेगा कितने दिन में? 30 डेज में। सर कौन से डॉक्यूमेंट आ जाएंगे? नंबर 1, आपका डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। दूसरा, एड्रेस, फुल एड्रेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया रजिस्टर ऑफिस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। इसके अलावा
थर्ड नंबर का डॉक्यूमेंट क्या था तुम्हारा? ओपनिंग एंड ओपनिंग प्रीवियस closing, ओकेशन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाला, ठीक है। चौथा नेम नेम और एड्रेस बहुत बढ़िया। directors and secretary. डायरेक्टर और सेक्रेटरी के डिटेल्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ द अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव रेसिडेंट इंडिया, जो कंपनी के बिहाफ में डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करेगा। एंड द लास्ट डिक्लेरेशन क्या? दैट नन ऑफ द डायरेक्टर और ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर एंड अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव नॉट अ सेक्रेटरी, ठीक है, आर डिस्क्वालिफाइड और डिबार Disqualified. विथ रिस्पेक्ट ऑफ फॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इन और अब्रॉड। समझ में आ रहा है क्या? सर ये सारी डिटेल उठा के हम लोग किसको चिप देंगे? आरओसी को दे देंगे। आरओसी भैया अल्टरेशन होंगे तो भी FC2 दे देंगे और अकाउंट के लिए FC3 दे देंगे, ठीक है। और उसके अंदर अटैच करेंगे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का लिस्ट, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है 383 डॉक्यूमेंट टू बी सर्व। अगर तुमने उस अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को सर्व कर दिया होगा बाय पोस्ट, लिविंग एट या बाय पोस्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड एड्रेस जो उसने कंपनी को दिया हुआ है, ठीक है, तो माना जाएगा अपने फॉरेन कंपनी को डॉक्यूमेंट सर्व कर दिया, सफिशिएंट इनफ है, तो ठीक है। 386 इंटरप्रिटेशन, डायरेक्टर इंक्लूड द पर्सन अकॉर्डिंग टू द एडवाइस डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कस्टम टू एक्ट। Board of directors. सर्टिफिकेशन मतलब ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेशन की। इसके अलावा क्या था? प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड रजिस्टर ऑफिस, शेयर ट्रांसफर ऑफिस एंड शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस। 381 अकाउंट्स, तीन चीजें अकाउंट से रिलेटेड, प्रिपेयर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एज पर शेड्यूल 3 और एज नियर एज पॉसिबल टू As शेड्यूल near 3। as possible to दूसरा? schedule 3. अटैच अ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी अनेक्स टू द अकाउंट्स ऑफ कंपनी वाले चैप्टर को। थर्ड Yes. कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Consolidated financial statement. इसके अलावा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिपाट्रिएशन एंड फंड इनफ्लो एंड आउटफ्लो। Per इसके अलावा ऑडिट मैंडेटरी, यस, किसका? विद रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, हु विल डू? सीए और फर्म ऑफ सीए और एलएलपी। समझ में आया? फर्म और एलएलपी केस में मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर क्या होने चाहिए? सीए होने चाहिए, CA. मतलब एज गुड एज द ऑडिटर वाला चैप्टर। Yes. गुड टू गो, Done. डन। Yes. बाकी कल मिलते हैं रिमेनिंग सेक्शन के साथ में, चैप्टर को निपटाते हैं। समझ में आया? तो आई होप आप लोगों का जो टेंशन था फॉरेन कंपनी से लेके गया. आधा गया, यस सर। ठीक है। चलो, अरे पता है क्या, चैप्टर फुकट में मार्क्स देने के लिए आए, मतलब इतने अच्छे अच्छे चैप्टर थे ना पूछने के लिए, लेकिन ऐसा फालतू वाला चैप्टर डाला है उन्होंने तुम्हारे सिलेबस में, क्या ही बोलूं मैं, क्या ही बोलूं, ठीक है। बट एनीवे कम टू द पॉइंट, यहाँ तक अपना हो चुका है। कल हम लोग रिमेनिंग सेक्शन को देखेंगे। कुछ ही नहीं, अगर मैं चाहूँ ना इस चैप्टर को रिवीजन अगर तुमको दिलाऊं ना, इट विल नॉट टेक मोर देन इवन 15 मिनट्स, मोर सर के ऊपर से पानी 15 मिनट, मतलब समझ में आ रहा है क्या? इतना ईजी चैप्टर है। इसके सिर्फ सेक्शन देख के तुमको अंदर का कंटेंट याद आ रहा है ना, हाँ. फोड़ा होगे तुम लोग। 4 मार्क श्योर शॉट ऐसे लेके आने का है उधर से, समझ में आ रहा है क्या? अभी इधर पैसे Yes. तो तुम लोग ऐसे मार्क रख के आने का, ठीक है। चलो बाय गाइस, है ना? Yes. Thank you, sir. मोस्ट वेलकम, बाय Thank you, sir. Bye. Bye. बाय बाय।